یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب برصغیر پاک و ہند میں پہلا شخص اسلام میں داخل ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہی ہے۔ 711 عیسوی سے شروع ہونے والی یہ کہانی 14 اگست 1947 عیسوی کو مکمل ہوئی۔ آغاز بھی اچھا، انجام بھی اچھا، بلکہ انجام نے ایک اور آغاز کا آغاز کر دیا۔ آغاز آزادی کا، ایک الگ وطن کا، ایک الگ تشخص کا، ایک الگ پہچان کا، اور ہمارے پیارے پاکستان کا۔ آپ کا ہوسٹ زالان خان اور پروگرام ہے کہانی پاکستان کی۔ پروفیسر ڈاکٹر نوشاد خان قیام پاکستان یعنی 711 عیسوی سے 14 اگست 1947 عیسوی تک کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں ہماری تاریخ 12 صدیوں پر محیط ہے، اور جب ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان یہاں پر مختلف اوقات میں مختلف حیثیتوں میں آیا۔ مسلمان سمندری راستے سے بھی آئے اور مسلمان خشکی کے راستے سے بھی آئے، ان میں عرب کے مسلمان تھے، ان میں سنٹرل ایشیا کے مسلمان تھے۔ تاجر کی حیثیت سے ہمارے مسلمان آئے، مبلغ کی حیثیت سے آئے، صوفیاء کرام آئے، اور فاتحین بھی آئے یہاں پر۔ چونکہ محمد بن قاسم ایک فاتح کی حیثیت سے ہندوستان میں آئے تھے، اور انہوں نے نہ صرف اس دارالحرب کو دارالاسلام میں کنورٹ کیا، بلکہ انہوں نے راجہ دائر کو شکست بھی دی، اور مسلمانوں کے لیے جنوبی ایشیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک ریاست بھی قائم کر دی۔ اور پھر یہی پس منظر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے، جب آپ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ چکا تھا جب ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو وہ اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم آئے اور انہوں نے یہاں پر مسلمانوں کی پہلی ریاست قائم کر دی۔ اور عظیم شاعر حفیظ جلندری درہ خیبر کی عظمت کچھ یوں بیان کرتے ہیں: نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ 711 عیسوی کے بعد مختلف ادوار اور اوقات میں اس تاریخی و عظیم وادی اور گزرگاہ سے بہت سارے فاتحین، صوفیاء کرام اور بزرگان دین گزرے ہیں، اور ان لوگوں نے قیام پاکستان کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر نوشاد خان اس تاریخی اور عظیم وادی کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں: میں درہ خیبر کو اپنے الفاظ میں
बाबुल औलिया समझता हूँ। हम सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं और समझते हैं, उसी तरह हमारा ये सूबा, हमारा ये दरा जो है, दरा खैबर या खैबर पख्तूनख्वा, ये बाबुल औलिया है। क्योंकि जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो जनूबी एशिया से मुख्तलिफ़ औक़ात में दुनिया इस्लाम के बड़े बड़े मुबल्लिगीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े सूफिया किराम, औलिया इज़ाम और मुहद्दिसीन, वो इसी दरे से यहाँ पर जनूबी एशिया में आते हैं और इन्होंने हमारे जो है अफ़गानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से लेकर को हमालिया के दामन तक और जनूबी एशिया तक जो है उन्होंने इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। फ़ातिहीन का एक सिलसिला भी है, इसके अगर आप देखेंगे महमूद गज़नवी, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा हमले किए हिंदुस्तान के ऊपर, अहमद शाह अब्दाली जिन्होंने पानीपत की तीसरी जंग में मराठों को शिकस्त दी थी, और इसी तरीके से फिर मुगलिया एम्पायर के जो बानी थे बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये सारे वो फ़ातिहीन हैं जो कि जनूबी एशिया में आते हैं और यहाँ पर इस्लाम का न सिर्फ जो है वो जो यूनिवर्सल मैसेज है वो स्प्रेड करते हैं, बल्कि मुसलमानों को एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत के तौर पर भी जो है मनवाते हैं। इसलिए हमारे इस दरे को तारीख़ी दरा खैबर कहते हैं, लेकिन मैं अपने अल्फाज में इनको बाबुल औलिया समझता हूँ। कहानी पाकिस्तान की यानी तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अहम किरदार अदा किया है। तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाले अहम रहनुमाओं में सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अल्लामा इकबाल, मौलाना ज़फ़र अली खान, मौलवी ए.के. फजलुल हक और खान लियाकत अली खान वगैरह शामिल हैं। सूबा सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने भी तहरीक पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा किया है। क्या किरदार अदा किया है, आइए मालूम करते हैं। जहाँ तक हमारी तहरीक का ताल्लुक़ है, तहरीक आज़ादी, तो मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक जद्दोजहद आज़ादी है और एक तहरीक पाकिस्तान है। जद्दोजहद आज़ादी में अगर आप देखें तो इसमें उलमाए देवबंद हमारे वो सबसे आगे थे, और वो यहाँ पर जो बरतानवी साम्राज्यत थी उससे निजात हासिल करने के लिए उन्होंने जिहाद भी किया, उन लोगों के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत भी की। लेकिन जहाँ तक तहरीक पाकिस्तान है तो तहरीक पाकिस्तान में अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट जिसको हम कहते हैं, अलीगढ़ मकतब फ़िक्र, और जिसकी रहनुमाई सर सैयद अहमद ख़ान कर रहे थे, और उन्होंने फिर जो है तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है। ये आप ये समझिए कि जो तहरीक आज़ादी थी, जद्दोजहद आज़ादी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसमें हमारे सारे मुसलमान शामिल थे। लेकिन जहाँ तक, और वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक तहरीक थी, लेकिन जहाँ तक तहरीक पाकिस्तान है, इसमें अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट से जितनी भी हमारे रहनुमा वाबस्ता थे, तो उन्होंने हिंदुओं के ख़िलाफ़ और वो मुसलमानों को हक़ खुदरतियत दिलवाना चाहते थे पाकिस्तान की सूरत में। इसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ हमारे जनूबी एशिया में जितनी भी ऐसी सूबे थे जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी या अक़लियती सूबों के मुसलमान, सब ने अपना हिस्सा डाला है। लेकिन जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ है तो अगर आप देखें यहाँ पर ये बड़े बड़े नाम हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे जो है ये सरदार अब्दुर्रब निश्तर का नाम आता है, सरदार औरंगज़ेब का नाम आता है। ये हमारे यहाँ पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पहले जो है लीगी मिनिस्ट्री ने कायम की थी। हाजी साहब औरंगज़ेब जो है उससे पहले उनका नाम आया है, क्योंकि उन्होंने तहरीक जद्दोजहद में हिस्सा लिया था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कायद-ए-आज़म का साथ दिया, और फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे 1940 में जाकर वहाँ पर करारदाद पाकिस्तान की हिमायत भी की है। हमारा सूबा तो बेतहाशा पसमानदा सूबा था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम से कायद-ए-आज़म की इस आवाज़ पर जो उन्होंने 23 मार्च को ये फ़ाइनल किया पाकिस्तान के लिए, तो इस पर पिशौर से सरदार अब्दुर्रब निश्तर साहब, जनाब औरंगज़ेब साहब, जिन्होंने उसमें भरपूर किरदार अदा किया,
اور اس सोई कौम को कायद-ए-आज़म के साथ जगाने में भरपूर काम किया और अल्लाह तबारक तआला ने उसका सिला हमें दिया जो पाकिस्तान बना बाद में। तारीख़ इंसानी से लेकर आज तक ख़वातीन यानी औरतों ने इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है और कर रहे हैं। तहरीक पाकिस्तान में भी ख़वातीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना बी अम्मा यानी वालिदा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, बेगम जहां आरा शाहनवाज़, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन और बेगम ज़री सरफराज वगैरह शामिल हैं। प्रोफेसर दुर्रे शहवार कहानी पाकिस्तान की में ख़वातीन के किरदार के बारे में क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। तहरीक पाकिस्तान की कहानी शुरू होती है 1857 से, जो सर सैयद अहमद ख़ान की वालदा थी अज़ीज़ुन्निसा बेगम। उनकी तरबियत कि उन्होंने एक बीज बोया अपने बच्चे के दिमाग में। सर सैयद अहमद ख़ान उस वक्त यतीम थे, छोटे थे, और माँ की तरबियत थी जिन्होंने उसको सर सैयद बनाया। बी अम्मा जो थी मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की वालदा थी। आबादी बेगम उनका अपना नाम था। उन्होंने अपने बेटों के दिलों में ये डाला कि आपने मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत और मुसलमानों के लिए एक ऐसा मुल्क हो और उनकी एक अपनी शनाख्त हो। तो ये चीज़ चलती हुई फिर आबादी बेगम से फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की शरीक हयात थी, उनका नाम था अमजदी बेगम। उन्होंने फिर ये तहरीक खिलाफत मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तो वो उसमें सरगर्म थी। जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को संभाला दिया तो उन्होंने फिर उस वक्त ये सोचा कि ख़वातीन के बग़ैर जो है हम एक आज़ाद रियासत कायम नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जो शरीक हयात थी उनको उस कमेटी में शामिल किया जो कि 25 अफराद पर मुश्तमिल थी, और उन 25 अफराद में सिर्फ एक ये खातून थी। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने कहा कि करारदाद लाहौर की बजाय आप इसका नाम करारदाद पाकिस्तान रखें। तो ये पहली खातून थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जब करारदाद लाहौर आई तो उन्होंने उसका नाम करारदाद पाकिस्तान किया और कायद-ए-आज़म ने उनकी ताहीद की। कायद-ए-आज़म जब 1945 में आए पेशावर तो उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो चूँकि सियासत में एक्टिव हिस्सा नहीं लेती थी, बहुत बापर्दा था यहाँ का मुआशरा सारा। तो उन्होंने फ़ातिमा बेगम को भेजा लाहौर से कि आप जाएं और पेशावर में ख़वातीन मुस्लिम लीग की जो है तंजीम साजी करें। तो जब वो यहाँ पे आई तो उन्होंने यहाँ पे पहली दफ़ा मुस्लिम लीग के ख़वातीन विंग बनाया। उसमें बेगम काजी मीर अहमद थी, जस्टिस काजी मीर अहमद की बेगम थी, तो उन्होंने उनको उसका सूबाई सदर बनाया। बेगम ज़री सरफराज जो थी वो उसकी नायब सदर थी। इसी तरह बेगम शरीन वहाब जो थी उसकी जॉइंट सेक्रेटरी थी। मेरी वालदा बेगम सरदार हैदर वो उसकी जॉइंट सेक्रेटरी और प्रेस सेक्रेटरी थी और प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तलबा यानी नौजवानों को तहरीक पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता समझते थे। तालीमी इदारों ने भी तहरीक पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा किया। सिंध मदरसतुल इस्लाम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज लाहौर और इस्लामिया कॉलेज पेशावर वगैरह शामिल हैं। तमाम तालीमी इदारों ने अमूमन और सूबा सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों ने ख़ुसूसन क्या किरदार अदा किया, आइए सुनते हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी तालीमी इदारे थे, मुसलमानों के तालीमी इदारे, कायद-ए-आज़म की एक ख़ास अटैचमेंट थी उन इदारों के साथ। और उनमें अगर आप देखें सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची जहाँ पर उन्होंने पढ़ा था, क्लास 2 से 5 तक उन्होंने पढ़ा था, और फिर उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है, उसके बाद फिर जो है वो आया करते थे इस्लामिया कॉलेज लाहौर में और इस्लामिया कॉलेज पेशावर का उन्होंने 3 बार विज़िट किया। एक बार मैं आपको बताऊं कि जब वो इस्लामिया कॉलेज लाहौर में थे उन्होंने तलबा से कहा, अपने खिताब में कहा कि इट इज़ द मंथ ऑफ मार्च, लेट अस मार्च ऑन, बस शुरू करते हैं ये कारवानी आज़ादी। और इसी तरीके से इस्लामिया कॉलेज के तलबा या एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर के तलबा इन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और फिर 1945 में उस वक्त तलबा यूनियन के जो सदर थे उन्होंने कायद-ए-आज़म से ने कहा कि हम जो है हमने ये किया तलबा ने कि हमने 8,000 रुपया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फंड के लिए जमा किया, तलबा ने जमा किया है,
لیکن اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ 8,000 طلبہ ایسے پیش کیے جائیں جو کہ وہ تحریک پاکستان میں اور پاکستان کے لیے اپنے سروں کی قربانی بھی دینے کو ان کو کہا جائے، تو ہم تیار ہے کہ ہم 8,000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنی زندگیوں کا بھی جو ہے وہ تحفہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر پاکستان کا قیام چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ قائد اعظم جو ہے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ جوش اور رول والا ہے تو پھر جو ہے پاکستان کا قیام دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، یہ پاکستان بنے گا۔ یہ 1947 کی بات ہے، اور پھر قائد اعظم نے وہ طلبہ کا جو چندہ تھا ان کو واپس کر دیا کہ یہ طلبہ کا ہے، لیکن آپ کا جوش اور رول دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اب بن کر رہے گا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کئی مرتبہ صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا تشریف لائے۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی اسلامیہ کالج آئے، ایڈورڈز کالج آئے، طلباء سے خطاب کیا، طلباء سے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی پوری زندگی میں 3 بار خیبر پختونخوا آئے اور انہوں نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم ان کی میزبانی کریں۔ قائد اعظم پہلی بار 1936 میں یہاں پر تشریف لائے تھے، اور اس کے ایک سال بعد انتخابات ہونے والے تھے، لہذا انتخابات سے 1 سال پہلے وہ تشریف لائے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 میں تشریف لائے، اور آخری مرتبہ جب آپ پاکستان بنا تھا، پاکستان کے گورنر جنرل تھے، تو گورنر جنرل کی حیثیت سے 1948 میں وہ یہاں پر تشریف لائے تھے۔ لیکن جب 1936 میں پہلی بار آپ تشریف لے آئے تھے تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ کو منظم کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت یہ جماعت اتنی منظم نہیں تھی، لیکن قائد اعظم چونکہ صدر تھے تو وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے خیبر پختونخوا تشریف لے آتے۔ 1945 میں انہوں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کے لیے وہ تشریف لائے تھے کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے نومبر 1945 میں شاہی باغ پشاور میں ایک بہت بڑی اجتماع سے خطاب کیا قائد اعظم نے، اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مسٹر جناح واٹ از پاکستان، تو پھر اس کا جواب وہ خود دیتے ہیں کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان مینز not only freedom and independence, but it means the Muslim majority rule in Muslim majority provinces۔ اور پھر 1948 میں جب وہ آتے ہیں تو وہ یہاں کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اسلامیہ کالج پشاور کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے تحریک آزادی میں اور تحریک پاکستان میں۔ یہ قائد اعظم جو 3 بار آئے خیبر پختونخوا میں، انہوں نے تینوں دوروں میں وقت نکالا کہ وہ اسلامیہ کالج پشاور کو دیکھیں، یہاں کے طلبہ سے ملے، ان کو خطاب کیا، لیکن تینوں مرتبہ قائد اعظم کو یہاں کے طلبہ نے مدعو کیا تھا، اور وہ تینوں بار آئے اور تینوں بار انہوں نے یہاں پر خطاب کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کچھ تعلیمی اداروں کو اپنی جائیداد وقف کی تھی۔ پروفیسر ڈاکٹر نوشاد خان نے ان پر ریسرچ کی ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ 1939 میں قائد اعظم محمد علی جناح بامبے میں بیٹھے اور وہ ایک وصیت لکھتے ہیں۔ اس وصیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں قائد اعظم کے جتنی بھی نیئرز اور ڈیئرز ہیں ان کے نام ہیں، ان کی بہنیں تھیں ان تمام کے نام ہیں، ان کا ایک بھائی تھا ان کا نام ہے، اور پھر کئی ایک تعلیمی ادارے انہوں نے ان کو منشن کیا ہے اس وصیت کے اندر، لیکن خاص کر انہوں نے 3 بڑے تعلیمی ادارے جن میں سب سے ٹاپ پہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ انہوں نے لکھا ہے، دوسرے نمبر پر اسلامیہ کالج پشاور کو لکھا ہے، اور تیسرے نمبر پر سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میری جو ذاتی جائیداد ہے میری وفات کے بعد ان میں سے ایک تہائی حصہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو دیا جائے، 1/3 حصہ اسلامیہ کالج پشاور کو دیا جائے، اور 1/3 حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کو دیا جائے۔ تو جہاں تک اسلامیہ کالج پشاور کا تعلق ہے، یہ واحد ادارہ ہے، خوش قسمت ادارہ ہے کہ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق اس کو قائد اعظم کی ذاتی جائیداد سے 1/3 حصہ مل گیا ہے، اور اس کے اوپر میں نے چونکہ خود ریسرچ کی ہے
मैंने एक रिसर्च पेपर इसके ऊपर लिखा है द ग्रेट ट्वेल ऑफ द ग्रेट कायद के नाम से। तो उसके मुताबिक मेरी जो करस्पॉन्डेंस हुई है कायद-ए-आज़म ट्रस्ट के साथ, और जो रिकॉर्ड मैंने देखे ओरिजिनल रिकॉर्ड, उसके मुताबिक कायद-ए-आज़म ट्रस्ट से मुख्तलिफ औकात में इस्लामिया कॉलेज पेशावर को चेक्स मिलते हैं, और ये तमाम रकम जब मैंने कैलकुलेट कर दिए तो वो 1,08,11,600 रुपया ये रकम कायद-ए-आज़म ट्रस्ट से हमें मिली है। आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है। 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर के मिंटो पार्क में करारदादे पाकिस्तान पेश हुई, और 7 साल के मुख्तसर अरसे में ये खूबसूरत खित्ते ज़मीन पाकिस्तान मौरज़े वजूद में आया। मौरिकीन और कारकुनाने तहरीक पाकिस्तान इस मौरज़े के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। 23 मार्च 1940 ये वो दिन था जिस दिन हमें ये एहसास दिला दिया गया और हमारा जो जज्बा था वो इस अरूज पे आ गया कि हम दो कौमी नज़रिया है और दो कौमी नज़रिए के तहत ही हमें रहना है, और हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौमें हैं और ये एक छत के नीचे इनका गुजारा नहीं होगा। और फिर वो जज्बा जो फिर 1947 तक चला है, 7 साल की अनथक मेहनत थी कायद-ए-आज़म की और उनके रफ़क़ाए कार की, कि जो पाकिस्तान सामने हमारा पाकिस्तान जो है वजूद में आया। तो उसका वो जो 23 मार्च 1940 का पैगाम था वो हमारे लिए यही है कि हम एक बेहतरीन मुसलमान की शक्ल में एक बेहतरीन मुल्क जो हमने हासिल किया है, हम उसको बेहतरीन तरीके से चलाएं और उसका नाम हम दुनिया में ताअबद कायम रखने की कोशिश करें कि ये बहुत अनथक मेहनत से हासिल हुआ है और जिस जज्बे के लिए हासिल हुआ था कि ये एक मुस्लिम रियासत होगी। ये जो हमारी तहरीक पाकिस्तान थी, इस तहरीक में अगर आप देखें तो 1940 से लेकर 47 तक ये 8 साल हो गए। ये नहायत ही अहम है। ये चूँकि दूसरी जंग अज़ीम का ज़माना था, तो हिंदुस्तान में जो सियासी पेशरफ्त हुई है, इसके दौरान अगर आप देखें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सियासी बसीरत का भरपूर मुजाहिरा किया, और फिर उसी की वजह से न सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये बात तस्लीम करनी पड़ी, बल्कि अंग्रेज़ों को भी ये बात तस्लीम करनी पड़ी कि हिंदुस्तान के 10 करोड़ मुसलमानों की वाहिद सियासी और नुमाइंदा जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। अगर अल्लाह की मर्जी न होती है और कायद-ए-आज़म की सियासी बसीरत न होती तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आज मैं एक आज़ाद शहरी होता, आप आज़ाद होते, हमारे पास आज़ादी होती, हमारे पास अपना एक खूबसूरत तरीन मुल्क होता। 23 मार्च 40 के बाद अल्लाह तबारक ताला ने किया कि हमें वो हरारत आ चुकी थी कि बच्चे भी जवान हो गए थे और बूढ़े जो थे वो भी जवान हो गए थे। बूढ़े दौड़ते भागते चलते फिरते जलसों जलूसों में, लोगों के घरों में, लोगों के इलाकों में करिया ये घूमते रहे, और अल्लाह तबारक ताला ने वो तब उसका समर दिया कि ये पाकिस्तान बना। 27 रमज़ान शब कदर की बाबरकत रात 14 अगस्त 1947 को जब ऐलान पाकिस्तान हुआ तो हर तरफ जश्न का समा था। लोगों के क्या तासुरात और जज्बात थे, आइए मालूम करते हैं। जब 14 अगस्त 1947 का दिन पहुंचा और ये ऐलान हमने सुना, उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 7 साल थी। हर तरफ नारे थे कि जी हम आज़ाद हो गए। लोग चिल्ला रहे थे, मर्द औरतें सारा कुछ, कि जी आज हमारे बड़ा खुशी का दिन है। हम समझ रहे थे कि शायद ईद है। उस वक़्त जब पाकिस्तान कायम हुआ, उस रात को बर सग़ीर और ख़ास कर फिर सूबा सरहद खैबर पुख्तनख्वा के बर मुसलमानान हिंद ने जो अपना किरदार अदा किया, उनके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई, और इतनी ज़्यादा खुशी थी कि ईद की खुशियों से भी ज़्यादा दोबाला खुशियाँ थी। और हर घर में चरागां था, घर की चारदीवारी पर उस वक़्त शम्में जलाई जाती थी। उस वक़्त ये रोशनियाँ नहीं थी, लेकिन रोशनियों का एक मंबा था। और इसी तरह हर छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है, बच्चा है, सब जो है उनके अल्फाज यही थे कि अल्लाह शुक्र कि तूने हमें एक अजीम रियासत अता फरमाई है। नारा आज़ादी का वो आवाज़ सुनने के लिए मेरा तो ख्याल है कि उस रात उसके इंतज़ार में, रात के 12 बजे था ना, तो उसके इंतज़ार में शायद ही कोई घर में बैठा हो यारा। हमारे बच्चे जवान बूढ़े घरों में नहीं बैठे थे। 711 ईस्वी से शुरू होने वाली कहानी पाकिस्तान की
14 अगस्त 1947 ईस्वी को ख़त्म हुई। हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियों के नतीजे में ये खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान हमारे हवाले कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम में से हर शख्स इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करे। जलान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।